तो चलिए दोस्तों, एक और नई बुक समरी के बारे में बात करते हैं। इस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ, कि तुम अपनी जो लाइफ है उसे कैसे महसूस कर सकते हो, उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हो, कैसे। तो इस बुक के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस बुक के जो राइटर हैं वो हमें क्या बताते हैं कि कभी कभी लाइफ में एक ऐसा भी टाइम आता है जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता, हमारा एंथुसियाज्म ख़त्म हो जाता है। तब हमें फील होता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता, लेकिन सोचिए क्या होता है। सच तो ये है कि ऐसे मुश्किल वक्त में हम खुद को अकेला पाते हैं, मदद के लिए कोई आगे नहीं आता और एक ही चीज़ रह जाती है कि आप अपनी हेल्प खुद करें। लेकिन इससे पहले ही आप कि भी इस सिचुएशन से गुजरें कि सेल्फ हेल्प फिलॉसफी और होलिस्टिक हेल्थ के बेसिक नोट्स सीखने होंगे। ठीक है, इसकी जो टेक्निक है वो हमें सीखनी होंगी। और इससे सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस बुक को पढ़ें जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। ठीक है, तो इस बुक में हम क्या सीखेंगे? तो इस बुक में हम सीखेंगे कि हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम की वजह है डाई फंक्शनल बिलीव। डाई फंक्शनल बिलीव जो है हमारी वो प्रॉब्लम की वजह होती है जो हमें एक लिमिटेड वे में सोचने के लिए मजबूर करती है। और फिर होता यह है कि हमें अपने दायरे से बाहर निकलकर कुछ नया और पॉजिटिव चीज़ें सोच ही नहीं पाते। देखा जाए तो ये बिलीफ सिर्फ कंस्ट्रक्शन है जो कि रियलिटी नहीं है। हम खुद को अपनी मिस्टेक्स के लिए कभी माफ़ ही नहीं कर पाते और बार बार उन्हीं बातों को सोचकर रिग्रेट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। तो ये बुक उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं ज़्यादा एक बात को लेके, या अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स को ही बार बार रिकॉल करते रहते हैं। ठीक है, अब जो इस बुक का जो सेकंड पॉइंट है बात करते हैं उसके बारे में कि इस बुक को किस लोगों को पढ़नी चाहिए, यानी किन लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए। तो इस बुक के कुछ माइंड ब्लोइंग रिवेलेंस हैं। ठीक है, हमें अपना नज़रिया बदलने के लिए इंस्पायर करते हैं जो, इसलिए ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। ये उन किताबों में से है जो आपको लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ देती है और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे एक हद तक पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट करती है। अब बात करते हैं कि इस बुक के ऑथर कौन है। 8 अक्टूबर 1926 यानी 1926 में अमेरिका में जन्मी लूजी ली हे एक अमेरिकन मोटिवेशनल ऑथर और हे हाउस की फाउंडर थी। अपनी लाइफ में उन्होंने कई सारे सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी। एक पब्लिश्ड ऑथर बनने से पहले उन्हें काफ़ी स्ट्रगल किया था। अपने बचपन में उन्हें अम्यूज़मेंट और वायलेंस झेलना पड़ा। बड़ी होकर उन्हें पैसे के लिए छोटे छोटे काम करने पड़े थे। उनकी खुद की लाइफ एक मिसाल है कि कैसे मुश्किल हालात में भी इंसान खुद को बेहतर बना सकता है। तो अब हम बात करेंगे इस बुक का जो पॉइंट है वो यह रूट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो क्या है। तो राइटर क्लियर करते हैं कि लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम तो हमारे नेगेटिव सेल्फ बिलीफ की वजह से क्रिएट होती हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इस तरह की सोच, और देखा जाए तो कुछ मेंटल डिसीज़ वाकई में इस फंडामेंटल बिलीफ की वजह से होती हैं। अब जैसे कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम, जैसा सबको पता है कि डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट को बुरी तरह इफ़ेक्ट करती है। करियर, सोशल लाइफ, हॉबीज़, मोटिवेशन, सब कुछ इस डिप्रेशन से अफेक्टेड होते हैं। आज यूएस में 15% पॉपुलेशन किसी न किसी फॉर्म में डिप्रेशन यानी डिसऑर्डर की शिकार है। मेलानचोलिया मेंटल डिसऑर्डर की एक और टर्म है। इस बीमारी से जो लोग हैं, जो इस बीमारी से शिकार लोग हैं,
ऐसे लोगों में सेल्फ एम्पैथी और सेल्फ करियर की बड़ी कमी होती है। ऐसे लोग खुद को हार्म पहुंचाते हैं मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। कई सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज में प्रूव हुआ है कि डिप्रेसिव लोग हर फेलियर के लिए अपने इनर कैरेक्टरिस्टिक्स को रेस्पॉन्सिबल समझते हैं, जबकि सक्सेस मिलने पर वो सोचते हैं कि किसी खास वजह से उन्हें सक्सेस मिली है, जैसे कि मैं लकी था कि मेरे से ये काम हो गया, या ये काम तो बड़ा इजी ही था। चलो ऐसे बिहेवियर का एक टिपिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम देखते हैं एक मार्क लड़का था, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो मार्क एक मॉडरेट डिप्रेशन का शिकार आदमी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। प्रिपरेशन के दौरान उसे बड़े रिजल्ट आने को लेकर बड़ी नर्वसनेस और एंजाइटी थी, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और इसके अलावा उसमें सेल्फ केयर की भी कमी थी। वो पूरा रेस्ट भी नहीं लेता था और उसकी हालत और भी ख़राब कर देता था। और जब वो फेल हो गया तो उसने खुद से कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं इतना स्टूपिड हूँ कि कभी पास ही नहीं हो सकता। खुद की बात तो ये है कि मार्क इस बात में वाकई बिलीव करता था कि वो स्टूपिड है, हालांकि वो बाकी फैक्टर एकदम इग्नोर कर देता था, जैसे कि वो एग्ज़ाम की तैयारी के चलते काफ़ी एग्जॉस्टेड था और इस वजह से वो पूरी अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाया। दूसरे वर्ड्स में बोले तो मार्क अनकॉन्शियसली मानता है खुद को कि ही इज नॉट गुड। लेकिन मार्क अगर थोड़ा रियलिस्टिक होता तो कुछ ऐसा बोलता, ओके कभी कभी मैं नेगेटिव सोच लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टूपिड हूँ या हमेशा गलत हूँ। मैं भी सही काम कर सकता हूँ। ये ज़्यादा हेल्दी, फंडामेंटल और रियलिस्टिक बिलीव है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, जो कि है चेंज यानी बदलाव। तो जो राइटर हैं वो आपको चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कुछ रेलेवेंट सजेशन देते हैं। राइटर बताते हैं कि वो एडवाइस देते हैं कि चेंज को हमें एक मेंटल हाउसिंग क्लीनिंग की तरह लेना चाहिए। चेंजिंग का मतलब है कि आप कुछ रूम्स को क्लीन करते हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं और कुछ को बिल्कुल नए ढंग से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अपनी पूरी लाइफ को किसी बड़े हाउस की तरह समझें जिसमें कई सारे रूम हैं। एक रूम गिटार प्लेइंग रूम है, दूसरा रूम करियर रूम है और तीसरा आपका फैमिली रूम है और कुछ लेस इम्पोर्टेंट रूम भी हैं, जैसे कि बेसमेंट जहां आपके ओल्ड फ्रेंड हैं। अब बात करते हैं कि इन रूम्स को राइटर ने कैसे कैसे डिवाइड करा। ये ओल्ड फ्रेंड आपकी लाइफ में कभी होते हैं और कभी नहीं, लेकिन ये आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। तो इस तरह से जब आप अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं तो आपके लिए अपनी प्रायोरिटी सेट करना इजी हो जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने ओल्ड फ्रेंड को बेसमेंट में रखा, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में उनकी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि आप सिर्फ उनके बारे में ही सोचें। दूसरे केस में ऐसे भी रूम हैं या ऐसे भी रूम होंगे जिन्हें आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आपको प्रोफेशन चेंज करना है, तो इसके लिए आप अपने मेंटल हाउस को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करना चाहोगे। तो यही पॉइंट हमें राइटर हमें इस बुक के में बताता है। अब बात करते हैं इस बुक के कॉन्क्लूज़न की, कि इस बुक का जो कॉन्क्लूज़न है वो हमें क्या बताता है। तो लेखक कहती हैं कि हीलिंग का प्रोसेस लंबा और काफ़ी मुश्किलों से भरा हो सकता है,
लेकिन इन हर्डल को दूर किया जा सकता है अपनी हार्ड वर्क और प्रिजर्वनेस से। आप अपने गोल्स, अपनी हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। ये समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फेलियर्स और हार्ड टाइम और हर किसी की लाइफ में आते हैं, ठीक है। इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि लेखक कहते हैं कि हार्ड टाइम जो होता है और फेलियर जो होती है वो हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमें उससे परेशान नहीं होना है, उसके डट कर सामने करना है। तो यहीं पर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग काम आती है। लेकिन नेगेटिव बातों पर फोकस मत करो, बल्कि फ्यूचर की पॉजिटिव चीज़ों को देखो और आगे बढ़ो। नेगेटिवनेस में कुछ नहीं रखा, राइटर हमें यही बताते हैं इस बुक में। तो आप बताएं मेरे को कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस बुक की समरी कैसी लगी। और आप अगर ऐसी बुक समरी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई नई समरी या नई इन्फॉर्मेशन ना छूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रो विद आशीष को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।